10 अगस्त 1963 घुराका नाम के गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम फूलन रखा जाता है। छोटी सी बच्ची है पर उसके तेवर बहुत बड़े थे। वो किसी के सामने ना तो झुकती थी और ना ही किसी से दबती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसके घर वालों ने जबरन उसकी शादी करा दी, वो भी उसकी उम्र से 20 साल के बड़े आदमी से। न चाहते हुए भी उसे ससुराल जाना पड़ा और पति से शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर हो गई। वैसे ही जैसे कोई छोटी लड़की से अधेड़ बलात्कार करता है, ठीक उसी दर्द से फूलन भी गुजरी। लेकिन क्या कर सकती थी? समाज की खातिर वो चुप रही। सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे फूलन की तबीयत खराब होने लगी, इतनी खराब कि उसे मायके लौटना पड़ा। लेकिन मायके वालों को फूलन का इस तरह से लौटना अच्छा नहीं लगा, इसलिए भाई ने कुछ समय बाद ही फूलन को फिर से ससुराल पहुंचा दिया। अब फूलन फिर से उसकी जगह आ पहुंची, जिसे वो काले पानी की सजा से भी बढ़कर मानती थी। लेकिन यह सजा उसकी उस समय और बढ़ गई जब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है, जिस वजह से पति ने खूब फटकारा। पति की दूसरी बीवी ने भी मारा, सरेआम बेइज्जती की गई, फिर घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब फूलन क्या करती, कहां जाती? वो अकेली पड़ गई थी। अब वो बाहर ज्यादा रहती थी। इसी बीच वो एक डकैतों के गैंग के संपर्क में आई, उनके साथ घूमने लगी। ये साथ उसे अच्छा लगने लगा। बंदूक चलाना भी सीखने लगी, ये भी उसे अच्छा लगने लगा। कुल मिलाकर एक तरीके से घरवालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे डाकू बना दिया। संबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी। दिन रात साथ रहती थी, हंसती घूमती थी। फिर धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बाबू गुर्जर और उसके साथ ही डाकू विक्रम मल्ला को पसंद आ गई। विक्रम मल्ला अंदर ही अंदर बाबू गुर्जर का दुश्मन बन बैठा और आखिरकार ये दुश्मनी एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आ गई, जिसका शिकार हुआ डाकुआ का सरदार बाबू गुर्जर। विक्रम ने बाबू गुर्जर को गोलियों से भून दिया। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है, तो डाकुओं के सरदार को मारने वाला ही सरदार बन गया। और अब फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। छोटी जाति की महिला के लिए बाबू गुर्जर की हत्या होना एक गैंग को न गवारा गुजरा। वो गैंग था ठाकुरों का, जिसकी कमान श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फूलन को दोषी मानते थे। अब दोषी मान लिया तो बदला लेना तो ठाकुर गैंग की फितरत थी। वो फूलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि विक्रम मल्ला ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए फूल को तोड़ने से पहले कांटे को निकालने में जुट गया ठाकुर गैंग। पहले विक्रम मल्ला की हत्या होती है, फिर ठाकुर गैंग फूलन को अगवा कर लेता है। अपहरण के बाद फूलन को बहमई गांव ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहमई में 3 हफ्तों तक ठाकुरों ने फूलन से बलात्कार किया। यह कहानी फिल्म बैंडेट क्वीन में दिखाई गई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई है। इस बारे में फूलन से सवाल पूछा गया था, तब जवाब में फूलन ने कहा था कि ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत गलत किया था। घटना चाहे जो भी हुई हो, लेकिन ये बात तो सच है कि ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फूलन को बंधक बनाए रखा था। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाए रखा जाए, उसे मानसिक रूप से परेशान ना किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तो ये सजा मौत से भी बदतर थी। फिर क्या था? सवाल इज्जत का था और सामने बेइज्जती करने वाले हैवानों का चेहरा। फूलन ने डाकू का चोला पहन ही लिया। फूलन को खाकी वर्दी और इंस्पेक्टर वाले 3 स्टार पसंद थे, इसलिए उसने खाकी वर्दी पहनकर ठाकुरों से बदला लेने की ठान ली। ये बात 14 फरवरी 1981 की है। इस दिन बहमई गांव में सन्नाटा पसरा था। तभी डाकुओं को लेकर वहां पहुंचती है फूलन देवी, उसी जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उसने सवाल पूछा कि बेइज्जती करने वाले बाकी कहां हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को बढ़ा रही थी और फिर गुस्सा इतना बढ़ गया कि 22 ठाकुरों को घर में घुसकर वो बाहर निकाल लाई।
सभी को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर घुटनों के बल बैठने को कहा और सभी को गोलियों से भून डाला। कुछ मिनटों में 22 लोगों की हत्या अपने आप में ये नरसंहार था जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। यही वो घटना थी जिसके बाद फूलन देवी को पूरी दुनिया जान गई। उस वक्त केंद्र में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश राज्य में वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन चर्चा में आई फूलन देवी। मीडिया ने फूलन को बैंडेड क्वीन का नाम दिया था और सरकार ने फूलन को जिंदा पकड़ने पर इनाम रख दिया, लेकिन फूलन को पकड़ना तो दूर, कोई पुलिस उस तक पहुंच भी नहीं पाई। फिर क्या था? इस मामले ने उस समय की राज्य सरकार को हिला डाला। बहुमई कांड की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फूलन फिर भी काबू में नहीं आई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस डाकुओं के ठिकाने पर छापेमारी करने लगी। कई छोटे मोटे डाकुओं का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पहुंचना पुलिस का सपना ही रह गया। 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार ने फूलन को आत्मसमर्पण करने की रणनीति बनाई। जिम्मेदारी भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई। यहीं से फूलन देवी की जिंदगी फिर एक नए मोड़ पे आ गई। ये शुरुआत करने वाले पुलिस अधिकारी थे राजेंद्र चतुर्वेदी, बेहद शांत और मजबूत इरादे वाले। कुछ ठान ले तो उसे पूरा करने वाले। अकेले दम पर वो मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह से दावा करते हैं कि वो फूलन को आत्मसमर्पण कराकर मानेंगे और फिर इस मिशन में वो जुट जाते हैं। एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में खुद राजेंद्र चतुर्वेदी ने पूरी कहानी बयां की है। वो उस दिन के बारे में बताते हैं कि जब पहली बार फूलन से मिलने गए थे। 15 दिसंबर 1982 की वो रात थी। वो खुद बाइक चला रहे थे और पीछे फूलन देवी का एक रिश्तेदार बैठा था। थोड़ी देर में बाइक के पीछे बैठे शख्स ने कांधे पर हाथ रखकर रुकने का इशारा किया। फिर दोनों लोग पैदल आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने पर उन्हें एक हाथ में लालटेन हिलाता शख्स दिखाई दिया। फिर दोनों उसी लालटेन वाले के पीछे पीछे चलने लगे। फिर एक झोपड़ी में उन्हें 1 घंटे तक रुकने के लिए कहा गया। फिर एक डाकू पुलिस अधिकारी को बाइक से लेकर चंबल नदी की तरफ बढ़ने लगा। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद बाइक खड़ी कर दी। यहां भी फूलन से मुलाकात नहीं हुई। यहां से डाकुओं का तीसरा साथी फिर से उन्हें कई किलोमीटर दूर लेकर गया। इस तरह पूरी रात चलते चलते वो थक चुके थे और सुबह होने वाली थी। तभी वहां की झाड़ियों से नीले रंग का बेल बॉटम और नीले ही रंग की एक कुर्ती पहनकर एक महिला सामने आई। कंधे पर राइफल लटक रही थी, घने बाल थे। मैं उसे देखता ही रह गया। तभी उसने मेरे पैर पर कुछ रख दिया। मैंने देखा तो 500 रुपए थे। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि फूलन देवी ऐसी है। फूलन देवी ने अपने हाथों से उनके लिए चाय बनाई और फिर दोनों में बातें शुरू होती है। लेकिन इस बात की शुरुआत कैसे हो, इस पर पुलिस अधिकारी ने पहले से तैयारी की हुई थी। राजेंद्र चतुर्वेदी बात की शुरुआत ही फूलन के घर से करते। वो कहते हैं, मैं आपके घर गया था। यह सुनकर फूलन देवी चौंक जाती है। पूछती है, कब? चतुर्वेदी ने जवाब दिया, पिछले महीने। ये सुनते ही फूलन ने तुरंत पूछा, वहां मुन्नी मिली? पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ, आपकी बहन मुन्नी, माँ और पिता भी मिले। फिर सबूत के तौर पर परिवार की तस्वीरें दिखाई और राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन को उसके परिवार से हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाया। यह सुनकर फूलन इमोशनल हो गई, ऐसे मानो सारा तनाव दूर हो गया। थोड़ी देर बाद फूलन शांत हुई। सोचने लगी कि आखिर पुलिस अधिकारी ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। यही सोचकर फूलन ने सवाल किया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण और फूलन देवी, ये सुनते ही फूलन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। चेहरा लाल और आवाज भारी में वो चिल्लाकर बोली, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे कहने भर से हथियार डाल दूंगी? मैं फूलन देवी हूं। मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूं। यह देखकर मानो पूरे बिहड़ में सन्नाटा पसर गया। उस वक्त जो डाकू जहां थे वहीं खड़े रह गए। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार फूलन के
सबसे करीबी मानसिंह ने किसी तरह फूलन को शांत कराया और समझाया कि ये काफी सोच समझकर यहाँ आए होंगे, पहले पूरी बात हो जाए फिर कोई फैसला लीजिए। इसके बाद फिर फूलन ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि सरेंडर करने के बाद मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। पुलिस अधिकारी कहते हैं, मुझे मुख्यमंत्री ने भेजा है, इसीलिए भरोसा नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इस पर फूलन सबूत मांगती है। जवाब में राजेंद्र चतुर्वेदी कहते हैं कि किसी को साथ भेज दीजिए, उन्हें सीधे सीएम से मिलवाऊंगा। ये सुनकर फूलन एक साथी को पुलिस अधिकारी के साथ भेजने को राजी हो गई। साथ में फूलन ने अपनी मां के लिए एक अंगूठी भी भिजवाई। इस तरह राजेंद्र चतुर्वेदी बीहड़ से निकलकर सीधे दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं और सीएम से मुलाकात करते हैं। सीएम से मुलाकात की जानकारी फूलन को मिलती है, तब राजेंद्र चतुर्वेदी पर और भरोसा बढ़ जाता है। इसके कुछ महीने बाद राजेंद्र चतुर्वेदी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फिर फूलन से मिलने जाते। इस बार फूलन की गोद में बच्चे को रखकर वचन देते हैं कि वो सरेंडर करेगी तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। आखिरकार तारीख 13 फरवरी साल 1983 मध्य प्रदेश के भिंड जिले का MGS कॉलेज। सुबह से ही देश और दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी थी। वजह थी खौफ का दूसरा नाम कही जाने वाली फूलन देवी का आत्मसमर्पण करना। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले वाली रात फूलन एक सेकंड भी नहीं सोई। घबराहट से कुछ खाया भी नहीं और ना ही एक गिलास पानी पिया था। जिसका नाम सुनकर दूसरों की नींद उड़ जाती थी, उसकी ही हालत देखकर साथी डाकू मानसिंह से रहा नहीं गया। सुबह होते ही डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया। मानसिंह ने तबीयत बिगड़ने की वजह पूछी। डॉक्टर ने कहा तनाव। एक बार तो वहां मौजूद लोगों को भरोसा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने समझाया कि तनाव की वजह से इन्हें काफी घबराहट है। इसके बाद मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम अर्जुन सिंह के सामने फूलन ने अपनी गैंग के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के केस चले। 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1983 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा फैसला लिया। फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया गया। फिर फूलन की 1984 में जेल से रिहाई हुई और उसे नया जीवन मिला और नई उम्मीद भी। फूलन ने उमेश सिंह नामक व्यक्ति से शादी कर ली। फूलन जेल से बाहर आ गई, नई शादी भी हो गई। लेकिन अब आगे क्या? फूलन को मुलायम सिंह ने नया जीवन दिया। जेल से आने के बाद समाजवादी पार्टी में जुड़ने का ऑफर भी किया। वर्ष 1996 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 1996 में चुनाव भी लड़ा, जीत भी गई, मिर्जापुर से सांसद बन गई। अब वह बीहड़ के जंगल से निकलकर दिल्ली संसद तक पहुंच गई। झाड़ी और झोपड़ी में रहने वाली फूलन अब आलीशान बंगले में रहने लगी। उसके बाद तारीख 25 जुलाई साल 2001, जगह देश की राजधानी दिल्ली। इस दिन फूलन के घर पर एकलव्य संगठन में शामिल होने के लिए शेर सिंह राणा नाम का एक आदमी आया था। फूलन ने उसका स्वागत किया, खाने के लिए खीर मंगवाई। शेर सिंह ने खुशी खुशी खीर खाई, अलविदा कहकर घर से बाहर निकलने लगा। उसका साथ देने के लिए फूलन भी बाहर निकली, घर की चौखट तक छोड़ने आई। लेकिन शेर सिंह के जहन में कुछ और ही था। उसने घर के गेट पर ही फूलन को गोली मार दी और 38 साल की फूलन देवी मारी गई।